नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चलिए आज के सेशन में बात करते हैं अवसंरचना से संबंधी जो खबरें चर्चा में रही हैं उन टॉपिक के बारे में, और उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उन सभी अवधारणाओं को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि लगभग सभी वीडियोज़ को आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए आज के सेशन में देख लें कौन कौन सी खबरें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अवसंरचना को समझ लेते हैं। अवसंरचना ये क्या होती है? इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करती है उसे आधारिक संरचना या अवसंरचना कहते हैं। अब आधार का काम कैसे करती हैं? मान लीजिए आप क्षेत्र विशेष में किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, आपने अपनी फैक्ट्री लगाई, वहाँ पर उत्पादन कार्य शुरू किया। तो जो उत्पादन कार्य आप कर रहे हैं, चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट अन्य डिस्ट्रिक्ट से आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से जो कुछ भी आप उत्पादन कर रहे हैं उसका बाजार केवल उसी एरिया तक, उसी क्षेत्र तक सीमित है। सोचिए उसके बारे में कि अगर कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए, सड़कें बेहतर हो जाएं, रेल अवसंरचना बेहतर हो जाए, रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए, या अन्य जो परिवहन के साधन हैं उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, ठीक है, तो इससे आपके व्यापार का दायरा बढ़ेगा। आप बगल वाले डिस्ट्रिक्ट और उस डिस्ट्रिक्ट से के साथ साथ हो सकता है कि अपने राज्य से आगे बढ़कर के दूसरे राज्य तक आप अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करने लगें। स्वाभाविक सी बात है, आपके बाजार का दायरा बढ़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो अवसंरचना है आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करती हैं, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? जब हम आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं तो जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। अब इससे संबंधित कौन सी खबर है ये चर्चा में रही है? तो भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क, तो जो फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है? दरअसल ये खबर इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, उन अर्थव्यवस्थाओं में जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है उनके विनियामक क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है, और विश्लेषण करके बताया गया है इनके बारे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। भारत में जो पीपीपी मॉडल का विनियामक फ्रेमवर्क है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि आर्थिक कार्य विभाग के तहत, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है, के तहत निजी निवेश इकाई है, ठीक है, और ये क्या कार्य करता है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित जो नीतिगत फैसले हैं या नीतिगत मामले हैं, उन नीतिगत मामलों के लिए ये जिम्मेदार है आर्थिक कार्य विभाग जो वित्त मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि बजट निर्माण के संदर्भ में भी हम लोगों ने आर्थिक कार्य विभाग के बारे में चर्चा किया था। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ और बातों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और बातों को हम आगे चल कर के समझें उससे पहले पीपीपी के बारे में समझ लेते हैं, तब समझना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो शब्दावलियाँ प्रयोग की जाएंगी, और प्रयोग की जाएंगी तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें ना पता हो। तो पीपीपी का मतलब क्या है? पीपीपी, ठीक है, हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता सरकार से ये उम्मीद करती है कि सरकार अवसंरचना का विकास करे, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराए। अब सुविधाएं उपलब्ध कराने, जैसे सड़कों की बात कर लें, या रेलवे की बात कर लें, या ब्रिज की बात कर लें, चूँकि इसमें पूंजी निवेश बहुत बड़े मात्रा में होता है, इसलिए निजी व्यक्ति नहीं बना सकता, और निजी व्यक्ति अगर बनाएगा भी तो फ्री राइडर की समस्या होगी। फ्री राइडर का मतलब ये है कि बिना पैसे दिए उसका उपयोग करना। जैसे सड़कें, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति उस पर टैक्स देता है क्या? या पैदल चलने वाला व्यक्ति या बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति टैक्स देता है? नहीं देता है। रोड टैक्स नहीं देता है, फिर भी उसका इस्तेमाल करता है। इसको कहते हैं फ्री राइडर, फ्री राइडर की समस्या। अब ऐसी स्थिति में अवसंरचना का निर्माण कौन करेगा? निजी क्षेत्र तो करेगा नहीं, क्योंकि निजी क्षेत्र उसका नियंत्रण नहीं कर सकता, और नियंत्रण नहीं कर सकता, कई तरह की और समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में अवसंरचना निर्माण की जिम्मेदारी हमारे देश में सरकार की है। अब चूंकि सरकार की है तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो कल्याण भी करे, कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करे, और जो ये सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। तो
सभी जद्दोजहद के बाद यह डिसीजन लिया गया कि हमारे देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसी के कुछ आधार पर आप सोचिए कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत काम किया जाएगा और दोनों मिल करके यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिल करके जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं या सार्वजनिक अवसंरचना उनका निर्माण करेंगे। तो पीपीपी मॉडल क्या हुआ? पीपीपी मॉडल वह हुआ जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो सार्वजनिक वस्तु क्या है? जैसे सड़क है, ये सार्वजनिक वस्तु है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। अब चूंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ये समझौता होगा। तो इस समझौते के लिए, ठीक है, कौन क्या करेगा, इसमें रिस्क भी तो है और बड़े पैमाने पर पूंजी भी निवेश हो रहा है, रिस्क भी है, ठीक है, संचालन को लेकर के। तो यहां पर रिस्क कैसा होगा और रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, रिस्क को कौन देखेगा, कार्य का विभाजन कैसे होगा। और अगर उससे अब रोड पर टोल टैक्स वसूला जाता है तो टोल टैक्स वसूला जा रहा है तो यानी कि लाभ हो रहा है, रोड टैक्स का भुगतान भी आप कर रहे हैं। जैसे जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स का भुगतान करते हैं और भुगतान करने के साथ साथ आप टोल टैक्स का भी भुगतान करते हैं। तो ये सरकार के पास जा रहा है और मान लीजिए कि कोई निजी क्षेत्र इसको ले रहा है, टोल टैक्स वसूलने का काम कर रहा है, ये आगे चल करके अभी बताऊंगा। तो इसका भुगतान मतलब वितरण कैसे होगा, लाभ का वितरण कौन करेगा, कैसे होगा, कितना होगा, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जो समझौता होता है उसको कहते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझौता हो गया। समझौता होने के बाद मान लीजिए कि सड़क को बनाना है, आगे चलकर कि ये शब्द आएंगे इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब समझौता हो गया कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक के लिए हाईवे बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, जैसे ताज एक्सप्रेसवे है, अन्य एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाना है। अब चूंकि बनाना है तो इसमें निवेश बड़े पैमाने पर होगा, बड़े पैमाने पर पूंजी लगेगा। तो कौन क्या कार्य करेगा, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक SPV बना लिया गया जिसे कहते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल, यानी कि विशेष प्रयोज्य वाहन। अब विशेष प्रयोज्य वाहन जैसे आप लोगों ने कंटेनर देखा होगा, कंटेनर बड़ा ट्रक जो होता है, उस कंटेनर का काम है, उसमें मिट्टी भर के तो आप ले नहीं जा सकते, ईंट तो ले नहीं जा सकते। उस कंटेनर का काम विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया, जो उसका ढांचा है वो विशेष उद्देश्य के लिए है, उसी उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर बनाया ही इसी लिए गया है कि जो कृषि क्षेत्र में कार्य करेगा, हैवी जो काम है वो करेगा। उसी तरह से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया गया और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड एक कंपनी है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये रजिस्टर्ड है। ये कैसी संस्था है, तो ये एक गैर लाभकारी संस्था है। ये क्या करेगी, मान लीजिए अब ये बनाना है तो बनाने के लिए कई कंपनियां हो सकती हैं। हो सकता है कि इस कंपनी में मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बनाया गया है, इसको बनाने के लिए, इस अवसंरचना को विकसित करने के लिए या सड़क बनाने के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी मान लीजिए निजी क्षेत्र की कंपनी हो गई, ये क्या काम करेगी, यहाँ से यहाँ तक बनाएगी। एक कंपनी हो गई कि न केवल ये कंस्ट्रक्शन करेगी, कंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ ये सब कुछ काम हो रहा है उसका रख रखाव करेगी। आप ऐसे कह सकते हैं रख रखाव का काम करेगी, रख रखाव का काम करेगी। और रख रखाव के साथ साथ इस परियोजना पर जितना भी खर्च होगा, खर्च करने के लिए वित्त पोषण होगा। और वित्त पोषण होगा तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि एक वित्तीय संस्था होगी। ठीक है, वित्तीय संस्था होगी और वित्तीय संस्था में जैसे बैंक हो सकते हैं, फाइनेंसर को आप ऐसे समझ लीजिए, ये सभी मिलकर के काम करेंगे। सबका उत्तरदायित्व तो निर्धारित है कि ये क्या काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, और फाइनली इसका निर्माण हो गया। कहीं पर किसी भी मोड पर या किसी भी ऐसे कह सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर कोई समस्या है, मान लीजिए वित्त पोषण नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, समय पर सामान नहीं खरीदा जा पा रहा है, तो उसको टारगेट कर सकते हैं, भाई आपने ऐसा क्यों किया।
समय पर काम क्यों नहीं हो रहा है, आप समय पर काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने सही से रख रखाव नहीं किया। तो इस तरह से मिल करके स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाएगा और समय पर पूरा किया जाएगा, और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये खत्म हो गया, जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम पूरा हो गया, अब इसका काम खत्म। तो पोर्ट के विकास के लिए सागरमाला जो भारतमाला परियोजना है उसमें भी आप लोगों ने एसपीवी के बारे में बात सुना होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में चर्चा किया होगा यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, ये परियोजना निर्मित हो गई, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल भी इसमें प्रयोग किया गया है, तो वो आप यहाँ से समझ लिए। मान लीजिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य समझौता हो गया और ये काम हो रहा है, तो दोनों के मध्य जो समझौता हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बीओटी के माध्यम से हो गया, बीओटी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब इस हाईवे का निर्माण एक किसी कंपनी ने किया, जो भी मिलकर के, जिन कंपनियों ने मिलकर के बनाया, बनाने के बाद अब इसमें क्या होगा, बिल्ड यानी कि बनाया, ऑपरेट यानी चलाया, और जब समय पूरा हो गया जितना पैसा इसमें लगा था वो पैसा और प्लस प्रॉफिट के साथ वसूल लेने के बाद अब ये ट्रांसफ़र कर देगा। किसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो सरकार को। मान लीजिए इसमें जो बनाने की लागत है 10 लाख करोड़ रुपए, CR रुपए, ठीक है, इतना लगा। कंपनी ने क्या किया कि इस पर टोल टैक्स वसूला, और टोल टैक्स वसूल करके 10 लाख करोड़ के बाद जो उसका प्रॉफिट बनता है सब कुछ लगाने के बाद यहाँ पर मान लेते हैं 20 लाख करोड़ उसने, ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए उसने वसूल लिया। और वसूलने के बाद अब क्या करेगी, अब ये अवसंरचना तो है ना, खत्म थोड़ी हो जाएगी, तो इसको अब सरकार को ट्रांसफ़र कर देगी। तो अब इसका स्वामित्व तो पूरी तरह से किसके पास आ जाएगा, सरकार के पास। अब ये जितने वर्ष में, मान लीजिए कि ये निर्धारित किया गया कि 20 वर्ष या 21 वर्ष में ये पूरी तरह से कितनी गाड़ियां इससे जा रही हैं, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि ये रूट बहुत चालू है, यानी कि गाड़ियों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होती है। तो एक गाड़ी से मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि 300 रुपये अगर टोल टैक्स लिया गया, तो टोल टैक्स लिया गया तो उसके हिसाब से मान लिया गया कि 20 और 21 साल में ये वसूल हो जाएगा। ये जो परियोजना की लागत थी प्लस प्रॉफिट उस कंपनी को भी होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय है, तो फिर कंपनी को प्रॉफिट हो गया, सब कुछ लेने के बाद सरकार को ट्रांसफ़र कर देगी। अब समझ में ये आना चाहिए कि बीओटी जो है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, या हो सकता है कि आप ये कहें BOOT, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट एंड ओन, ठीक है। अब कई तरह की इसी से संबंधित कई तरह के समझौते हो सकते हैं। इसमें क्या है, कंपनी का रिस्क है, जिस कंपनी ने बनाया है उसका रिस्क है। तो इसी से संबंधित एक और परियोजना आ गई, एक और मॉडल आ गया, समझौते का एक मॉडल आ गया जिसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें पूरी तरह से रिस्क किसका था, पूरी तरह से रिस्क जो बनाने वाली कंपनी है उसी का था, पैसा उसी का लगा है। अब सरकार, जो कंपनी है वो कह रही है कि अब मैं बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि उसे पता चल गया कि किस किस तरह की समस्याएं आती हैं। तो फिर एक और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आया, और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में ये कहा गया कि इसमें जो फंडिंग हुआ है, फंडिंग और बाकी सारी चीज़ें जो देखने का काम करेगी, अब यहाँ पर 60 और 40 का रेशियो बढ़ जाएगा। 40% सरकार और 60% निजी क्षेत्र, और देख रेख का काम, सब कुछ काम कौन करेगा, तो सरकार करेगी। तो जो भी दिक्कतें यहाँ पर आने वाली हैं वो सब कुछ देखने का काम अब कौन कर लेगी, सरकार कर लेगी। तो मॉडल कई हो सकते हैं, मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, समझौते के आधार पर हो सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया। सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी समझ में आ गई। हम लोगों ने इसी संदर्भ में बात किया था कि सार्वजनिक निजी भागीदारी विनियामक फ्रेमवर्क, तो इससे संबंधित जितनी बातें थी वो आगे चल करके हम और समझेंगे। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, ये बात समझ में आ गई। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। बीओटी एन्युटी, बिल्ड ओन ऑपरेशंस और मेंटेनेंस। अब शब्दों से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये शब्द क्या कह रहे हैं। देखिए, बिल्ड एक और होता है जिसको कहते हैं BOO, ठीक है, यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेटर, ठीक है।
तो जो बनाया है, मान लेते हैं निजी क्षेत्र के द्वारा बनाया गया है, तो निजी क्षेत्र सरकार से कुछ प्रोत्साहन के साथ निर्माण, संरचना और स्वामित्व और परिचालन का भी कार्य करती है। अगर मैं ये कहूँ कि बीओटी जो एन्युटी मॉडल है, बीओटी एन्युटी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अलावा बीओटी एन्युटी मॉडल, इसका मतलब ये है कि सरकार परियोजना के प्रदर्शन के आधार पर निजी क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये अलग अलग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये परियोजनाएं हो सकती हैं समझौते के आधार पर हो सकता है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहल कौन कौन सी की गई हैं, यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति का निर्माण किया गया। और ये मूल्यांकन समिति कार्य क्या की, तो जो केंद्रीय क्षेत्र की जो पीपीपी परियोजनाएं हैं उनका मूल्यांकन किया गया। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ी देर में इसको समझेंगे। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन उद्देश्य क्या है, मौजूदा सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके निवेश प्राप्त करना। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि हमें 2025 तक, ठीक है, 2025 तक $5 ट्रिलियन की हमें इकॉनमी बनना है। और $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में जो अवसंरचना है वो बेहतर हो। अगर अवसंरचना बेहतर नहीं होगी तो हम विकास वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जो हमारा लक्ष्य है। 47 तक ये कहा गया है कि हम विकसित देश बन जाएंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, हमारे पास वैश्विक स्तर की अवसंरचना होनी चाहिए। अवसंरचना में पूंजी निवेश ज़्यादा होता है, और चूंकि पूंजी निवेश ज़्यादा होता है, सरकार अकेले नहीं कर सकती, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। और निजी क्षेत्र हो सकता है कि कई तरह की समस्याओं के कारण, फ्री राइडर इत्यादि इत्यादि समस्याओं के कारण उसमें निवेश न करना चाह रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया गया। इसके माध्यम से, पाइपलाइन का मतलब ये है कि हमारी लिस्ट में कौन कौन सी योजनाएं हैं, किनको हमें टारगेट करना है। ठीक है, पाइपलाइन, मान लीजिए आपने किसी, पाइपलाइन का मतलब वो नहीं है पानी की सप्लाई का पाइपलाइन। हमारी लिस्ट में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें हमें प्राथमिकता देनी है, जिनका हमें विकास करना है या उस क्षेत्र में कार्य करना है। तो एक तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये बनाया गया। और बनाने के साथ साथ अब सरकार ने ये देखा कि भैया इसमें निवेश करना है और हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। और पूंजी हमारे पास है नहीं, पर्याप्त पूंजी नहीं है। पर्याप्त पूंजी नहीं है तो इसके लिए ये कहा गया कि जो हमारे पास परिसंपत्ति है उसका हम उस परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करेंगे। सरकार की मान लीजिए कोई ज़मीन पड़ी हुई है, ज़मीन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो निजी क्षेत्र को पट्टे पर कुछ समय के लिए दे दिया गया एक निर्धारित शर्तों के साथ, और वहाँ से सरकार को आय हो गई और वहाँ से इस परियोजना के लिए हमने फंड की व्यवस्था कर ली, वित्त की व्यवस्था कर ली, और फिर हमने इसको पूरा कर लिया। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, मौजूदा सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके निवेश प्राप्त करना। निवेश कहाँ पर, अवसंरचना विकास के लिए निवेश प्राप्त करना। यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत 4 वित्तीय वर्ष में, यानी कि 2022 से लेकर के 25 तक ये कहा गया है कि 6.0 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इतना हम मुद्रीकरण कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए, मान लीजिए सरकार ने, जो मैंने आप लोगों से पहले ही एग्जाम्पल के बारे में चर्चा किया था, दिल्ली से लेकर के जयपुर के लिए हमें एक हाईवे का विकास करना है और एक्सप्रेसवे का विकास करना है, ऐसा मान लेते हैं। और ये एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ जाएंगी। लेकिन समस्या ये है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए हमें, मान लेते हैं, 20,000 करोड़ चाहिए होगा। 20,000 करोड़ अकेले किसी कंपनी के वश की बात नहीं है। वो इस बात को लेकर के संदेह जता रही है कि इतना तो हम निवेश नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि सरकार ये मान रही है कि ये जो अवसंरचना है ये महत्वपूर्ण है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, इसको पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर फंड की समस्या है। और फंड जब कहा निजी क्षेत्र से सरकार ने कि आप एक काम करिए, आप इसको बनाइए,
निजी क्षेत्र ने कहा कि भैया यहाँ बनाने के लिए जो आप कह रहे हैं ना, मेरे पास 15 KCR ही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा और इसलिए इस अवसंरचना का विकास मेरे बस की बात नहीं है। सरकार ने कहा कि चूंकि ये अवसंरचना महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर वायबिलिटी यानी कि जो समस्या है वो यही है कि हम पूरा नहीं कर सकते, अकेले इसका वहन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये कहती है कि 5,000 के, ठीक है, जो ये कमी पड़ रही है इसको हम आपको अनुदान के रूप में देंगे। अनुदान यानी कि दान में दिया गया है, आप इसको बनाइए और ये जो कम हो रहा है आपके पास उसकी फंडिंग मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। यहां पर देखिए कहा गया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक। परियोजना को लाभकारी बनाने, व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए परियोजना लागत का 40% तक पूंजी अनुदान प्रदान करना। तो 40% तक हो सकता है, ठीक है। भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि भी बनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट पीपीपी परियोजना, जो महत्वपूर्ण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो प्रायोजक हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ यह भी कहा गया एफडीआई अधिकतर जो पीपीपी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं कि इक्विटी में ऑटोमेटिक रूट से, ऑटोमेटिक 2 रूट होते हैं एफडीआई के, हम लोगों ने पहले चर्चा किया है। एक है ऑटोमेटिक रूट जिसमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और एक होता है सरकारी मार्ग से, यानी कि आपको आरबीआई, सरकार को, आरबीआई को उसके बारे में जानकारी देना है, उससे अनुमति लेकर के ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, तो इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं इसको देख लेते हैं। ये एक ट्रस्ट है और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी ने प्री में पूछ लिया है, ध्यान रहे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इनविट कहते हैं इसको, के माध्यम से अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण कितना, इतने करोड़ प्राप्त किए हैं। अच्छा, प्राप्त तो किया है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो ये बताइए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में अभी चर्चा किया। सरकार ने अपनी 13 ब्राउनफील्ड अवसंरचना परियोजनाओं में मुद्रीकरण के लिए पहचान की है। अब यहाँ पर ब्राउनफील्ड अवसंरचना का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई अवसंरचना पहले से बनी हुई है और वो ठीक से कार्य नहीं कर रही है, या मान लेते हैं कि वो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर उसको क्या करेंगे? अब ये बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग हो सकता है कि थोड़े बहुत सुधार के साथ काम किया जा सकता है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसकी पहचान इसलिए की गई है कि भैया इसका मुद्रीकरण करेंगे। और मुद्रीकरण क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। पट्टे पर निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा। तो 13 ब्राउनफील्ड जो अवसंरचना परिसंपत्तियां हैं, उन परिसंपत्तियों के लिए मुद्रीकरण की पहचान की गई है कि सरकार उसे पट्टे के आधार पर निजी क्षेत्र को दे देगी। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि सिर्फ 5 जो क्षेत्रक हैं जिनकी पहचान की गई है, कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन में लगभग 83% का जो प्रतिनिधित्व करता है या योगदान करता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? 27% सड़कें हैं, रेलवे 25% है, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो 15%, तेल और गैस की बात करें तो 8%, और दूर संचार 6%। तो इनका योगदान कुल 83% है। सारी बातें समझ चुके हैं आप लोगों को, ये डेटा समझ में आ रहा होगा। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, ठीक है, ये क्या है? देखिए, एक एसपीवी है, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है। जिम्मेदारी क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटिटी हैं, यानी कि जो इकाइयां हैं उनके संदर्भ में, और अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों की अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा। अधिशेष भूमि का, इसीलिए यहां पर कहा गया कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण, ठीक है। आगे बढ़ें, कुछ और बातें। परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित एक विजय केलकर समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 2012 में सुझाव दिया था, और सुझाव क्या, इसकी घोषणा कब की गई थी? केंद्रीय बजट यानी कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण को ध्यान में रख करके
जो इन्होंने सुझाव दिया था, इसके आधार पर केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा किया गया था राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। ठीक है। अच्छा, प्रक्रिया क्या है? निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को इकाई, ठीक है, इकाई को दी गई सरकारी स्वामित्व की जो परिसंपत्तियां हैं, परिसंपत्तियों का लाइसेंस देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औद्योगिक पार्क, तो जैसा कि ये समझ में आ रहा है कि पार्क का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर लगभग सभी एक्टिविटीज़ जो खेलने से संबंधित है, आपको टहलना है टहलिए, आपको खेलना है खेलिए, वहाँ पर बच्चों के लिए भी, अगर चिल्ड्रन पार्क है तो बच्चों के खेलने की लगभग सभी व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर क्या लगा है? औद्योगिक पार्क, यानी कि उद्योगों से संबंधित है, विशेष क्षेत्र को बता रहा है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये क्या है? तो औद्योगिक पार्क है। तो वहाँ पर व्यापार व्यवसाय से संबंधित, भंडारण से संबंधित, उत्पादन से संबंधित सभी गतिविधियाँ एक स्थान पर हो रही हैं। ठीक है, परिवहन सब कुछ, इसी को कहा जा रहा है कि यह औद्योगिक पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क। अब क्या है? आम बजट 2024-25 में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत इसे मंजूरी दी गई थी। ठीक है। औद्योगिक गलियारे की बात करें तो कौन कौन से औद्योगिक गलियारे हैं? तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा, इसके अलावा बेंगलुरु मुंबई और औद्योगिक गलियारा। इसी तरह से कुल 12 औद्योगिक गलियारों की बात की गई है। यहाँ पर 11 आपके सामने दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें। ये उसका मैप है, मैप ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक का मतलब पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस काम को जो आपको डिलीवरी हो रही है, इस सर्विसेज की जो डिलीवरी हो रही है, इसके लिए मुझे लॉजिस्टिक चाहिए। लॉजिस्टिक क्या? कैमरा चाहिए, बोर्ड चाहिए, माइक चाहिए, ठीक है, इंटरनेट चाहिए, ठीक, कंप्यूटर चाहिए। ये क्या है? लॉजिस्टिक, यानी कि सेवाओं को प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं, यानी कि मेरी डिलीवरी को आसान बना रहे हैं, तो ये क्या है? लॉजिस्टिक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि माल की डिलीवरी करनी है, तो परिवहन क्या है? ये लॉजिस्टिक है। तो लॉजिस्टिक, यहाँ पर देखिए लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बात किया गया है। ये कहा गया, इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों में शामिल हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक जो हमारा है, मान लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, तो हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहतर होना चाहिए, तभी तो होगा। अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहतर नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि इंडेक्स में हमारी रैंकिंग भी खराब होगी। और चूंकि रैंकिंग खराब होगी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, कैसा हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैमरा सही से काम ना कर रहा हो, कैमरा हो लेकिन सही से काम ना कर रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि हमारी लागत बढ़ जाएगी। और लागत बढ़ गई तो इसका मतलब यह भी हुआ कि प्रॉफिट भी हमें कम मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को सुधारना है। इसका फायदा ये भी होगा कि देश में निवेश बढ़ेगा। ठीक है, निवेश बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस या लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या कहता है 2023। इसकी रैंकिंग कौन जारी किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आकलन में कितने देशों को शामिल किया गया है? 139 देशों को शामिल किया गया है। भारत इसमें 38वें स्थान पर है। वर्ष 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? 44वां था। अब उससे कम होकर के कितना आ गया है? 38वां स्थान आ गया है, यानी कि पहले की अपेक्षा 6 स्थानों का सुधार हुआ है। तो बेहतर स्थिति है। 25 देशों में शामिल करने की बात हुई है, तो ये बेहतर है। क्या है? देखिए, एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। तैयार किसके द्वारा किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा इसे तैयार किया गया है। प्रकाशन कब किया जाता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष में इसका प्रकाशन किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, लॉजिस्टिक के बारे में आप एक बार में या 6 महीने में अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आगे बढ़ें। कार्य क्या है? रैंक प्रदान करने का कार्य करता है। कैसे? व्यापार से जुड़ी जो लॉजिस्टिक में देशों के प्रदर्शन हैं, उनका आकलन किया जाता है, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का आकलन किया जाता है। देखिए, अवसरों के आधार पर यहाँ पर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सीमा शुल्क का प्रदर्शन। मान लीजिए अगर हम व्यापार करना चाहते हैं, दूसरे देशों में हम निर्यात कर रहे हैं, तो सीमा शुल्क
वहाँ पर क्या उससे संबंधित जो सेवाएं हैं आसान होनी चाहिए, ठीक है। सीमा शुल्क का प्रदर्शन और संरचना की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। जो शिपमेंट है, शिपमेंट की व्यवस्था, इसमें सुगमता होनी चाहिए। जो लॉजिस्टिक सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, इसकी सुविधा बेहतर होनी चाहिए कि हमारा सामान कहाँ पहुँचा। और समयबद्धता होनी चाहिए, यानी कि टाइम पर हमारा काम पूरा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा निर्यात, हमारा निवेश, ये सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में परिवहन के अलग अलग साधनों से 2022 में माल की ढुलाई के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि अब हमें ये देखना है कि हमारा जो लॉजिस्टिक है वो कैसा परफॉर्म किया है। तो सड़क के संदर्भ में देखिए, सड़क 3.05 ट्रिलियन टन, ठीक है, इसका किलोमीटर के हिसाब से 60%, ठीक है, इसका योगदान है। रेलवे की बात करें तो 0.82 ट्रिलियन टन किलोमीटर के हिसाब से 31%। यहाँ पर शिपिंग की बात करें तो इतने मिलियन टन और ये 3%। वायु मार्ग कितना योगदान किया है, ये सारी चीज़ें। भारत में जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक है उसमें सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की गई थी और ये किससे संबंधित है, जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए कार्य क्या करता है, प्रक्रिया में सुधार करने का, लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार करने का काम करता है और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे आपको पेपर वर्क या पेपर पर निर्भरता आपकी कम हो सके। मानव संसाधन विकास और कौशल के क्षेत्र में भी कार्य करता है। अगला कौन सा है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना। शामिल कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 8 कार्य क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली है, सेवा सुधार फ्रेमवर्क भी इसमें शामिल है और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी है। सरकार ने 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की स्थापना के लिए योजना बनाई है। निवेश राशि कितनी है, तो $6.2 बिलियन का निवेश करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। कार्य क्या है, प्रक्रिया में सुधार करना, वही सारी बातें इससे संबंधित जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। आगे बढ़ें, कुछ और बातें। भारतमाला परियोजना, अब ये देखिए भारतमाला किससे संबंधित है, एक भारतमाला है, एक सागरमाला है। तो भारतमाला किससे संबंधित है, ये सड़कों के विकास से संबंधित है। और सागरमाला जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यह जो इनलैंड वाटर है उसके संदर्भ में बात कर रहा है। तो यहाँ पर भारतमाला सड़कों से संबंधित, सागरमाला जो जलीय क्षेत्र से संबंधित। इसके तहत 2 चरणों में लगभग इतने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है। समर्पित माल ढुलाई गलियारे की बात करें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसको कहते हैं। डेडिकेटेड यानी कि समर्पित, जिस क्षेत्र में उसी से संबंधित जो वाहन है उनकी आवाजाही या जो परिवहन के साधन है आवाजाही होगा। जैसे यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के संदर्भ में आप लोगों ने सुना है। लक्ष्य क्या है, रेल से माल ढुलाई में वर्तमान की अपेक्षा वृद्धि करना है। वर्ष 2030 तक ये कहा गया है कि कुल जो रेलवे से माल ढुलाई होती है, ढुलाई की हिस्सेदारी को 2019 में जो 27% था, इस 27% को बढ़ा करके 45% करना है। क्लियर है, आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए DFCCIL, ये पंजीकरण, ये क्या है, पंजीकरण इसका किसके तहत हुआ है, कंपनी अधिनियम 2013। यहाँ पर 1956 की बात हुई है, क्योंकि 1956 में ही संशोधन करके फिर 2013। इसके तहत 2006 में किया गया था। रेलवे का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, मैं पहले बता चुका हूँ। कार्य क्या है, तो डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उसकी योजना बनाना, उसका विकास करना और जो वित्तीय संसाधन है, वित्तीय संसाधनों को जुटाना और इस योजना का क्रियान्वयन करना, उसका निर्माण करना, रख रखाव और संचालन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, माल ढुलाई परिवहन दक्षता में सुधार करना है। PM गति शक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने लगातार बढ़ा है। तो PM गति शक्ति बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए आप इसमें है नहीं, उसमें सभी जो परिवहन से संबंधित सभी क्षेत्रों को मिला करके, कई मंत्रालयों को मिला करके बनाया गया है। लॉजिस्टिक लक्षित क्या है, लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना है। अन्य की बात कर लें, लॉजिस्टिक को अवसंरचना का दर्जा देने का कार्य किया गया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ठीक है,
साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक भी जारी किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के संदर्भ में बात हो रही है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्य क्या हैं? तो सबसे पहले जो निर्णय है, निर्णय समर्थन प्रणाली यानी कि कुशल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए एक डेटा संचालित निर्णय लेना, डेटा के आधार पर निर्णय कर लेना है। दूसरी बात यह है कि हमें लागत कम करना है। हमारी लॉजिस्टिक जो है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, अगर लॉजिस्टिक सेवाएं बेहतर होंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लागत है वो कम हो जाता है। एक खटारा ट्रक लेकर के आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और एक BS6 वाली ट्रक को लेकर के आप दिल्ली से वहाँ तक जा रहे हैं, दोनों में बताइए लागत किस में ज़्यादा लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो BS6 वाली जो नई ट्रक है, जो आपके पास गुणवत्ता वाली अवसंरचना है या परिवहन के साधन है, उसमें आपकी लागत कम होगी। तो यहाँ पर देखिए, लागत को कम करना, लागत को ये बताया गया है कि GDP का 8 से 9% के वैश्विक बेंचमार्क के बराबर लाना है। ठीक है, तो वैश्विक संदर्भ से ये तुलना किया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक हैं उसमें रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में सुधार करके ये कहा गया है कि वर्ष 2030 तक 25 देशों की जो लिस्ट है उसमें अपने देश को शामिल करना है, अपने लॉजिस्टिक को शामिल करना है। आगे बढ़ते हैं भारत का पत्तन क्षेत्र के बारे में। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है और जो बधावन बंदरगाह है यह देश का 13वां प्रमुख और महापत्तन है। ठीक है, बधावन बंदरगाह के बारे में निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू शहर के करीब हो रहा है। भारत के 13वें महापत्तन के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। कंटेनर जहां पर रखे जाएंगे, कंटेनर जो आप लोगों ने ट्रक में देखा होगा कि ट्रक के पीछे एक बड़ा सा कंटेनर होता है और उसको आप वहां से लोड अनलोड करते हैं। ठीक है, तो कंटेनर पोर्ट होगा और देश के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में ये शामिल होगा। ठीक है, पत्तन का संचालन कैसे किया जाएगा? तो लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत इसका संचालन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या है? तो जो अथॉरिटी है, पत्तन से संबंधित जो अथॉरिटी है, मालिकाना हक तो उसका ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए लोडिंग अनलोडिंग करने का काम कोई कंपनी कर रही है। जो जितने भी सामान है, कंटेनर की बात कर लें, कंटेनर को लोड करना है, उसे अनलोड करना है, ये सब कुछ एक दूसरी कंपनी को दे दिया जाएगा और दूसरी कंपनी उसके बदले कुछ भुगतान करेगी। ठीक है, वो कंपनी वहाँ पर कार्य करेगी, लेकिन मालिकाना हक किसके पास रहेगा? उस अथॉरिटी के, यानी कि पत्तन से संबंधित जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के पास ही रहेगा। तो ये क्या है? लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत इसका संचालन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पत्तन क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? भारत का मात्रा यानी कि वॉल्यूम के दृष्टि से लगभग 95% व्यापार समुद्री परिवहन द्वारा किया जाता है। मूल्य की दृष्टि से बात करें तो 70% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जा रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार जो बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का जो स्थान है वह 22वां है। टर्न अराउंड टाइम की बात करें यानी कि कितना समय लग रहा है, तो 0.9 दिन लग रहा है। और ये भी ध्यान रखें, USA, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तुलना में भारत में बेहतर स्थिति है। भारत में जो महापत्तन हैं, महापत्तन 12 हैं। ये 13वां हम लोगों ने चर्चा किया कि बधावन है, बधावन के साथ साथ 14वां गैलाथिया है। और लघु पत्तन की बात करें तो 200 से अधिक लघु पत्तन हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण पत्तन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। देश का जो सबसे पुराना महापत्तन कोलकाता बंदरगाह है। देश का सबसे पुराना महापत्तन, ठीक है, कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। वर्तमान नाम इसका क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। और भारत का एकमात्र रिवर पोर्ट है जो समुद्र में न होकर के नदी में है। ठीक है, आगे बढ़ें। मुंबई पोर्ट देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन और हार्बर है। साथ ही कामराज और एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है, देश का एकमात्र निगमित महापत्तन है। ठीक है,
पंजीकृत पत्तन एक कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं, यानी कि इनका पंजीकरण किस में होता है, तो पंजीकरण एक कंपनी के रूप में होता है। ये सभी उनके नाम दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पर कोलकाता देख रहे हैं, ये सभी उनके नाम हैं। आप मैप पर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड हैं। चलिए आगे बढ़ें। देश में बंदरगाहों के लिए शुरू की गई कौन कौन सी पहल हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को याद होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा कि सागरमाला कार्यक्रम शुरुआत कब की गई थी, तो मार्च 2015 में। उद्देश्य क्या है, विदेशी और घरेलू व्यापार के लिए जो लॉजिस्टिक लागत है उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमें कम करना है। कंटेनर आवागमन के जो कंटेनर आते हैं और जाते हैं उनके आवागमन में सुधार करना है। निर्यात को और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रतिस्पर्धी तभी होगा जब हमारी लागत कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 की बात करें, इसका क्या काम तैयार कौन किया है, तो पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है, विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना है, अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास करना है, तटीय जो शिपिंग है और संधारणीय समुद्री क्षेत्र उनको बढ़ावा देना है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। कुछ और बातें यहाँ पर, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है और कार्य क्या करता है, लॉजिस्टिक क्षेत्र के जो हितधारक हैं उन सभी हितधारकों को जोड़ करके दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करता है। लागत और देरी को ये कम करेगा। एक सागर मंथन है, ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये कौन कौन सा कार्य करता है, तो रियल टाइम जो परफॉर्मेंस है उसकी मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड प्रदान करता है। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के संगठनों के लिए ये सेवाएं उपलब्ध कराता है। सागर सेतु की बात करें तो मोबाइल ऐप है और मोबाइल ऐप है तो स्वाभाविक सी बात है डेटा पर काम करेगा। डेटा प्राप्ति को ये आसान बनाएगा और जब ऐसा होगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और इससे हमारे देश में निवेश भी बढ़ेगा। डेटा की बात करें तो बंदरगाह का संचालन, निगरानी, जहाज, कार्गो, कंटेनर, वित्त और विनियामक जो प्राधिकरण है उन सभी का कार्य करेगा। आगे बढ़ें, कुछ और यहाँ पर देख लें। भारतीय रेलवे को लेकर के एक खबर प्रकाशित हुई थी और लगातार आप लोगों को पता है कि अभी दुर्घटनाएं, डीरेल की दुर्घटनाएं लगातार खबरों में रही हैं। पहले की अपेक्षा ये भी देखने को मिला है कि मृत्यु के आंकड़े कम तो हुए हैं, जो विभत्स दुर्घटनाएं हो रही थी उन दुर्घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन रेल डीरेल जरूर हुई हैं, तो उसको लेकर के चिंताएं बढ़ी हैं। तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से डीरेल की कई घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा को लेकर के चिंता पैदा की है। देश में जो रेल दुर्घटनाएं हैं उनसे संबंधित देखिए, डीरेल के कारण पिछले 5 वर्षों में 75% रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। गंभीर ट्रेन जो दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं की संख्या में पहले की अपेक्षा भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। दुर्घटनाओं की संख्या की बात करें तो 2001 में 473 घटनाएं हुई थी, जबकि वर्ष 2022 और 23 में महज ये बताया गया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 78 ही रहा है। अब आप लोगों को देखना है कि कैसा, चूँकि सरकारी आंकड़ा है तो हमें मानना ही है फिलहाल के लिए। रेलवे सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ठीक है, स्थापना 1 लाख करोड़ रुपए की निधि से वर्ष 2017-18 में किया गया था। कार्य क्या है, रेलवे सुरक्षा से जुड़ी जो महत्वपूर्ण अवसंरचना है और संरचनाओं को अपग्रेड करने संबंधी ये कार्य करेगा, उसके लिए इसको स्थापित किया गया है। लिंक हॉफमैन बुश कोचों को तेजी से अपनाने की बात है, यानी कि जो नवीन कोच हैं उन नवीन कोचों को अपनाने की बात हो रही है, जो पहले की अपेक्षा जो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री उसकी कोचों की अपेक्षा ये जो कोच है लिंक हॉफमैन बुश कोच, ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, तो तेज़ी से इनको चेंज करने की भी बात हो रही है। कवच प्रणाली के बारे में लगातार आप लोगों ने खबरें पढ़ी है, तो कवच प्रणाली, इसका अन्य नाम क्या है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है। इसके साथ साथ इसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैब सिग्नल प्रदान करेगा और जो ट्रैक है ट्रैक की सही जानकारी प्रदान करने का काम करेगा, जिससे जो दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो अवसंरचना से संबंधित जितनी खबरें थीं जो महत्वपूर्ण थी उन सभी खबरों को हम लोगों ने देख लिया।
आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।